हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन कैपिटल, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पहले हम थोड़ा सा एफडीआई के बारे में जान लेते हैं कि एफडीआई का क्या मतलब था। कि इंडिया में कोई भी बाहर की कंट्री अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है टू फॉर्म में, या तो वो यहाँ की रनिंग कंपनी को एक्वायर कर लेती है, या तो उसकी वो अपनी एक ब्रांच यहाँ पे क्या करती है, एक्सपैंड कर लेती है। तो इन दोनों फॉर्म में अगर वो पैसा लगा रही है तो उसको एफडीआई बोला जाता है। तो अगर इंडिया में बाहर से फॉरेन कैपिटल आ रही है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हमारे इंडिया में क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि वेरियस सेक्टर्स में क्या आएगी, बाहर से इन्फ्लो आएगा, हमारे इंडिया में क्या आएगा, कैपिटल आएगी। तो अलग अलग सेक्टर में आएगी। जब अलग अलग सेक्टर में हमारी जब जो बाहर की फॉरेन कैपिटल आएगी तो वहाँ पे जिस एरियाज़ में वो आ रही हैं वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जैसे वहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ेगा, वहाँ पे जॉब क्रिएट होंगी, वहाँ पे एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, वहाँ पे एजुकेशन बढ़ेगा, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बढ़ेगा, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्कोप्स बढ़ेंगे। तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। अब एक पर्टिकुलर एरिया की अगर ग्रोथ हो रही है तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है इंडिया की। तो इसलिए बूस्ट करता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिया में आती है तो। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे एक्चुअल में जो एफडीआई है वो उससे हो क्या रहा है, उससे जनरली एफडीआई जो लॉन्ग टर्म की थी, हमने पढ़ा था एफडीआई और एफपीआई में मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो एफडीआई होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। अब लॉन्ग टर्म हो रही है अगर किसी कंट्री में आप एफडीआई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके क्या होंगे, अच्छे होंगे, ट्रेड रिलेशन होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे रिलेशंस को भी अच्छा करता है किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल जिन जिन कंट्रियों की एफडीआई इंडिया में है या इंडिया की एफडीआई जहाँ जहाँ पे है, तो दोनों के क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस क्या होते हैं, अच्छे होते हैं और क्लोज होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब क्या होगा कि अगर बाहर की कोई भी यहाँ पे फॉरेन कैपिटल आ रही है या फिर बाहर मान लो कोई भी पर्सन अपनी यहाँ ब्रांच खोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल तो आएगा बट इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी भी आएगी कि जो वो वहाँ अपनी ब्रांच में यूज़ किया करते थे वो यहाँ इंडिया में भी करेंगे। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। प्लस अब वो टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए यहाँ के लोगों को ट्रेन करना होगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट वो बना सकते हैं। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो बाहर से आ ही रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बूस्ट हेल्दी कंपटीशन। अब हमने देखा कि अलग अलग कंट्री से क्या आएगी, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत ही इंटेंसिव कंपटीशन बढ़ जाता है बिटवीन कंट्रीज़। उन्हें लगता है कि हमें अपने ब्रांड को इस तरीके से इस कंट्री में लेके आना है कि हमारे ही प्रोडक्ट को खरीदा जाए। क्योंकि 4 कंपनियाँ आ रही है मान लो बाहर से, तो अब चारों की चारों कंपनियाँ यहाँ कम्पीट तो करेगी ना कि किसकी यहाँ पे रूट्स बैठी रहेंगी लंबे समय तक। तो इससे क्या होता है, उनको एक बेस्ट प्रोडक्ट देना होता है, बहुत वेराइटीज़ मिल जाती है कंट्री को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में अगर 10 कंट्री से वो आ रही है, एफडीआई आ रही है, मतलब किसी भी फॉर्म में आ रही है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे अगर मान लो अपनी कंपनियाँ खोल रहे हैं तो अब यहाँ पे उन्हें ये होगा कि उनका ब्रांड ही इंडिया के लोग खरीदें। तो इससे क्या होगा कि उनको क्या है, हमें क्या मिल रही है, वैरायटीज़ मिल रही है। प्लस चारों में से जिसका प्राइस रिड्यूस होगा हम वही को प्रेफर देंगे। तो चारों की चारों कंपनियां क्या करेंगी, बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगी। देन कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि जैसे जो भी कंपनियां आ रही हैं उनके बीच में खुद भी तो कंपटीशन है, तो वो बेस्ट देने की कोशिश करी इंडिया को। तो इसलिए क्या है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट देगी विद रीजनेबल प्राइस देगी। इससे क्या होता है, इंडिया को ही बेनिफिट होगा। तो इससे हेल्दी कंपटीशन होता है। कंपटीशन तो है बट वो हेल्दी है किसके लिए, हमारे लिए, मतलब इंडिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होंगी क्योंकि यहाँ पे अगर वो कंपनी भी खोलते हैं अपनी, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, अगर आप कहीं किसी दूसरी कंट्री में अगर कंपनी खोल रहे हो तो वहीं के लोगों को क्या देनी होती है, एम्प्लॉयमेंट देनी होती है। तो वहाँ पे जॉब तो क्रिएट होंगी, प्लस जॉब क्रिएशन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि चाहिए तो हमें स्किल्ड भी, चाहिए तो हमें अनस्किल्ड भी, पर स्किल्ड को भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट देके क्या है, बहुत अच्छी तरीके से उनसे आउटपुट निकलवाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उस एरिया में डेवलप किया जाता है जहाँ पे एफडीआई आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कोई बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में अगर अपनी कंपनी खोलना चाहती है तो उसको थोड़ा बहुत तो क्या है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया ही तो बेनिफिट हो रहा है ना कहीं ओवरऑल। तो वो इंडिया का इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ही करेक्ट हो रहा है। तो यही लिखा है कि बाय रिसीविंग एफडीआई, जो कंट्री है जो रिसीव कर रही है उस एफडीआई को, वो बिल्ड कर सकती है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और वैसे भी अगर वो कंपनी ना भी करे जो बाहर से आ रही है, हम भी तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एफडीआई तो हमारे पास आ रही है ना। तो ये है कि हाँ, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड तो करना था, पर अब हमें एफडीआई मिल गई तो हम कर सकते हैं। जैसे वेरियस पीपीपी मॉडल से क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि एफडीआई अट्रैक्ट हो इंडिया में। बाकी अदर एडवांटेजेस में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, क्योंकि वेरियस नंबर ऑफ कंट्री से क्या है यहाँ पे कंपनियाँ आ रही हैं, तो वो क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है मार्केट में जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, क्योंकि हमें आज की डेट में पता है कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। देन नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल इन्हांसमेंट। ये हमने अभी पढ़ा सारे पॉइंट्स में कि यहाँ पे क्या है, जो भी स्किल्ड अनस्किल्ड होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, इन्हांस होती है, इंक्रीज़ होती है। फिर उसके बाद है इंक्रीज़ एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज़। इससे क्या होता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं ना, उन्हें भी तो फील होगा कि यार बाहर से कंपनियाँ आ रही है, तो हमें भी क्या करना है, अच्छे से काम करना पड़ेगा, वरना हमारी डोमेस्टिक कंपनियाँ क्या होती हैं, इनको भी कंपटीशन मिलता है, तो इससे इनकी भी एफिशिएंसी बढ़ती है। इनको भी होता है कि हमें भी अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से क्या है कि अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो रही है, उनको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी रीजनल प्राइस में मिल रहा है और बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो जहाँ मतलब उन्हें जैसा लग रहा है वो वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका बढ़ेगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट तो आ ही रही है, तो पैसा भी आ रहा है और उनके अकॉर्डिंग उनकी सेटिस्फेक्शन भी फुलफिल हो रही है। तो इसलिए क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनकी इंक्रीज़ हो जाती है या फिर इम्प्रूव होती है। लास्ट है ओवरऑल, हमारी ये सारा पढ़ के हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो रही है, इन फॉर्म ऑफ जॉब क्रिएशन, इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्हांसमेंट। तो ये सारों से क्या होता है, हमें बेनिफिट ही होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।